मैंने आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर आप लोग जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बताया था नहीं बताया था? जस्ट अभी बताया था। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बच्चा के शेल, तो के शेल में अगर हम बात करें n की वैल्यू 1 है तो l की एक ही वैल्यू निकल के आई थी बेटा, कितनी? 0, राइट। अगर हम बात करें l के लिए तो क्या आई थी? 0 और 1, और m के लिए बात करें तो 0, 1 और 2। क्या लेके रखी बच्चों? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आप बहुत बड़ी रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n बताते हैं, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से हमारा मतलब कौन है? हाइड्रोजन एटम। तो अगर तुमसे कोई बोलता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर सबशेल्स तो सारे होते हैं, उनका जरा एक बार ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखो, तो तुम बोलोगे हेलो जी, की हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। सो ऑन दिस वार्म नोट, आई सोनाली मलिक वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म व्हिच इज नीट फीनिक्स बाय अनअकैडमी। और आज आ चुके हैं हम हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 4 की तरफ बच्चों, राइट। तो आज के लेक्चर में मैम आप हमें क्या पढ़ाएंगी बेटा? देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, राइट। पहले बता दूं कि देखो, हमारा जो वेव मैकेनिकल मॉडल है वहीं से हमारे क्वांटम नंबर्स आए हैं, लेकिन वेव मैकेनिकल मॉडल एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है जो आफ्टर बोहर मॉडल आया था। एम आई क्लियर? तो उसको ज्यादा एक्सटेंडेड वे में डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने नहीं है। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर। क्लियर है बच्चों? राइट। तो यहां पर हम जो चीज यहां पर करेंगे सबसे पहले वो क्या है बच्चों? हमारे क्वांटम नंबर्स। एम आई क्लियर? क्वांटम नंबर्स। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? क्वांटम नंबर्स करेंगे। क्लियर है? बाद में अपन क्या करेंगे बेटा? बाद में अपन करेंगे rules for writing electronic configurations. Okay, rules for writing electronic configuration, जिसको मैं EC बोलती। क्लियर है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं किनकी बच्चों? क्वांटम नंबर्स की। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स बेटा? ये सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं जो हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम में प्रेजेंट है ना। आप किसी भी एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, फाइन, तो बेटा उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करना पड़ता है। अब उस इलेक्ट्रॉन की अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, है ना, तो आपको क्या स्टडी करने पड़ते हैं बच्चों? क्वांटम नंबर। क्लियर है? ठीक है, हम लोगों को 4 क्वांटम नंबर्स की स्टडी करनी होती है। सबसे पहला क्वांटम नंबर है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। एम आई क्लियर बच्चों? अब बच्चों अगर आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है ना, राइट, हम क्या मानते हैं कि भैया शेल होते हैं ना, राइट, तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है तो वो हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। क्लियर है? राइट। तो कौन बताता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। क्लियर है बच्चों? राइट। चलिए इसके बाद एक शेल के कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, वो बताता है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो एक शेल के कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पुत्र जी? राइट, फाइन। ये किसकी हेल्प से बताते हैं आप? एजीमुथल क्वांटम नंबर l। ओके, अच्छा, उसके बाद बेटा सब शेल के अंदर होती हैं ऑर्बिटल्स। फाइन, देखो ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? वो रीजन होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। टेंशन मत लो, ये मैं तुमको बताऊंगी जब समय आएगा, सही समय पे बताऊंगी, राइट, लेक्चर के दौरान। लेकिन अभी के लिए याद रखना कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, है ना, सब शेल के अंदर होती है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के बारे में हमें कौन बताता है? थर्ड क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसे क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है जी, राइट। तो एक सब शेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये कौन बताता है बच्चों? ये बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। क्लियर है? अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो बेटा जी क्लॉकवाइज प्रेजेंट हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। माने उसकी स्पिन कैसी है ना बेटा एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, वो कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर s बताता है। क्लियर है बेटा जी? राइट। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कहां से पता चलता है राजेश? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल s से डिनोट।
क्लियर। चलिए आते हैं सबसे पहले क्वांटम नंबर पर। ये क्या है बच्चों, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। बोहर जी ने जो है इसका आविष्कार किया था। और अगर हम बात करें बेटा जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये हमें बताता है मेन एनर्जी शेल या फिर ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है, राइट, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, उसको आप के शेल बोल देते हैं बेटा। दूसरी को क्या बोल देते हैं, एल शेल। तीसरी को बोल देते हैं एम शेल। और चौथी को बोल देते हैं बेटा एन शेल। हाँ के ना, राइट, फाइन। अब ये जो के शेल है ना बेटा, के शेल याद करो, तुम बोलते थे कि के शेल के लिए जो तुम्हारा ऑर्बिट नंबर एन है वो 1 है। तो ये जो एन होता था ना, एन बेटा ऑर्बिट नंबर, यही तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। समझ रहे हो, जो बोहर मॉडल में पढ़ते थे ना, एन को क्या बेटा, एन को तुम पढ़ते थे एज ऑर्बिट नंबर, है ना, पढ़ते थे ना। तो ये एन ही हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एम आई क्लियर पुत्र, क्या होता है ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल बच्चा, राइट। वैसे ही अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट शेल, नेक्स्ट शेल कौन सा है बेटा, एल शेल है। एल शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है वो 2 होता है। फिर है हमारा एम शेल। एम शेल के लिए जो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है वो 3 होता है। फिर है तुम्हारा एन शेल। एन शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है तुम्हारा क्या होता है मेरा पुत्र, 4 होता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल बच्चों, राइट। सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स फॉर वेरियस सब शेल, फाइन। चलिए फॉर द वेरियस शेल, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जो है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ डेटा निकाल सकते हैं। क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं बेटा, आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई शेल है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, उसके अंदर कितने जो है बच्चों ऑर्बिटल होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। याद रखना बेटा, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं nth शेल के अंदर वो कितने के इक्वल होते हैं, n² के। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे चल के पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताऊंगी क्या, कि एक ऑर्बिटल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक शेल के अंदर n² है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो तो उसके ट्वाइस हो जाएंगे ना बेटा, यानी कितने हो जाएंगे, 2n² हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, राइट। चलिए अब अगर अपन बात करें किसके लिए बच्चों, के शेल के लिए, एल शेल के लिए, एम शेल के और एन शेल के लिए, मैं आपको बोल रही हूँ आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालनी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा कितनी होंगी, n² होंगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं बच्चों तो कितने हो जाएंगे आपके, 2n² हो जाएंगे। एम आई क्लियर एवरीवन, यस, एम आई क्लियर, okay. Now talking about k shell beta, for k shell n is equals to 1, right. So number of orbitals are 1 square, that is equals to 1, and number of electron are 2n², that means 2 into 1 square, which is basically equals to 2. That means there are 2 electrons which can be present in the K shell. Am I clear everyone? Talking about L shell, the value of n कितनी है बच्चों, 2 है। कितनी है, 2 है, राइट। तो बेटा यहां पर अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n², राइट। तो 2 into 2 का स्क्वायर करेंगे कितने आ जाएंगे बेटा, 4 into 2 8 आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम एम शेल की बात करें, यहां पर आपका जो n है क्या होगा बेटा, n3 होगा। तो 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा राजे, 9 आ जाएगा। तो 2 into 3 का स्क्वायर करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 9 into 2 करा कितने आ गए बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट। वही अगर हम एन शेल की बात करें तो बेटा एन शेल के लिए जो एन की वैल्यू है क्या होती है, 4 होती है। तो करिए 4 का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी आ गई, 16 आ गई। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 into 4 का स्क्वायर बोले तो 2 into 16 बोले तो कितना आ जाएगा बच्चों, 32 आ जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन, फाइन। चलिए तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और क्या निकल जाएंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। क्लियर है बच्चे, राइट। चलिए तो यहां से हमें वो सारी नॉलेज मिल गई जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर की, विच इज बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैसे डिनोट करते हैं हम, एल से डिनोट करते हैं।
क्लियर है, राइट। एजीमेथल क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और इसको हम सब्सिडरी भी बोल सकते हैं। सब्सिडरी मतलब एक के बाद एक, हमारा ये सेकंड क्वांटम नंबर है ना प्रिंसिपल के बाद का, तो इसलिए इसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एल से, राइट। और डिस्कवर किसने किया था? सोमरफील्ड ने। किसने डिस्कवर किया था बच्चों? सोमरफील्ड ने, ठीक है। क्या बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा? ये हमें बताता है क्या कि भैया अगर हमारे पास एक शेल है तो उस शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, ठीक है। सो इट बेसिकली टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सबशेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ गिवन शेल। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट। तो याद रखना बच्चा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, for a given value of n, अगर आपको n की वैल्यू पता है एक पर्टिकुलर शेल के लिए, राइट, तो सब शेल्स जो हैं l वो इक्वल होते हैं 0 to n-1, ठीक है। कितने होते हैं बेटा? 0 to n-1 सारे सब शेल्स होते हैं, राइट। टेंशन मत लो, भी समझ आने लगेगा। क्लियर है? ठीक है, राइट। चलो ध्यान से देखो, सपोज अगर मैं बात करूं के शेल की, है ना, तो देखो के शेल के लिए जो n की वैल्यू है वो 1 है। तो अगर मैं बोलूं बताओ, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की कितनी वैल्यूज होंगी? जितनी l की वैल्यूज होंगी उतने हमारे क्या होंगे बेटा? सबशेल्स होंगे। तो हमने अभी भी पढ़ा कि l जो है वो किसके इक्वल होता है? 0 to n-1 के इक्वल होता है। तो 0 to 1-1 मतलब 0 से कहां तक? 0 तक। भाई 0 से 0 तक कोई नंबर आता है क्या? नहीं आता ना। मतलब यहां पर l की एक ही वैल्यू है, कितनी? राइट, कितनी? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एल शेल की, ठीक है, एल शेल के लिए यानी कि क्या वैल्यू है बेटा? 2 है। तो क्या करोगे? 0 to n-1 मतलब 0 to 2-1, बोले तो 0 to 2। अब 0 से 2 के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या? नहीं आता ना। तो मतलब एल की 2 वैल्यू हो गई, क्या क्या? 0, 1। एम आई क्लियर एवरीवन? अगर हम बात करें बेटा हमारे नेक्स्ट शेल की, के एल एम शेल की, है ना, एम शेल। सो फॉर एम शेल द वैल्यू ऑफ एन इज बेसिकली इक्वल्स टू 3। एम आई क्लियर? राइट। तो 0 to n-1 करोगे मतलब 0 to 3-1 करोगे तो 0 से 2 के बीच में क्या आता है? 1 आता है। मतलब 0, 1 और 2, 3 वैल्यूज हो गई, ठीक है जी। कितनी वैल्यूज हो गई बेटा? 0, 1, 2, 3 वैल्यूज हो गई। उसी तरीके से आप एन शेल के लिए भी आप सेम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं बेटा। आई हैव टॉट यू। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या क्या वैल्यूज आई, है ना। तुम्हारी वैल्यूज आ रही होंगी 0, 1, 2 एंड 3। ये चारों वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही हैं। अब याद रखना बेटा, हर एक एल की वैल्यू, ठीक है, हर एक एल की वैल्यू एक सबशेल को डिनोट करती है ना। और हर एक एल की वैल्यू पर तुम एक सबशेल डिजिग्नेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर एल की वैल्यू 0 है ना तो वो डेजिग्नेट करता है एस सबशेल। एल की वैल्यू 1 है तो वो डेजिग्नेट करता है पी सबशेल। 2 है तो वो डेजिग्नेट करता है डी को। 3 है तो वो डेजिग्नेट करता है एफ को। 4 है तो वो डेजिग्नेट करता है जी को। वैसे ही 5 है तो एच को और 6 है तो आई को। एम आई क्लियर बेटा जी? क्लियर? ठीक है। तो हर एक एल की वैल्यू क्या करती है बेटा? एक सबशेल को डेजिग्नेट करती है। एम आई क्लियर और नॉट एवरी? क्लियर? ठीक है। अब बेटा हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सबशेल, ठीक है। अच्छा, यहां पर एल की कितनी वैल्यू है बेटा? एक ही वैल्यू है विच इज 0। क्लियर? अगर 0 होता है तो कौन सा सबशेल है? एस सबशेल है। अब जो ये हमारी एन की वैल्यू है ना, ये भी हेल्प करती है डेजिग्नेशन। पहले तो आप लिखते हैं बेटा एन की वैल्यू जो कितनी है 1, फिर 0 है तो उसको किससे डिजिग्नेट करते हो? एस से। तो इसका मतलब बेटा अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें यहां पर किसकी? हमारे सबशेल की, तो बेटा इसका मतलब है कि के शेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबशेल प्रेजेंट है जो क्या बोलते हैं? जिसको हम 1s बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, सेकंड पे आते हैं बेटा जी, राइट। अब सेकंड पे देखिए 0 और 1 दो वैल्यूज है, मतलब हमारे एल शेल में कितने सबशेल होंगे? 2 सबशेल्स होंगे। डेजिग्नेट कैसे करोगे? आगे लिखो किसकी वैल्यू बेटा? तुम्हारे एन की वैल्यू। फिर 0 किसको करस्पॉन्ड करता है? एस को। ठीक है, फिर से आगे लिखो एन की वैल्यू। 1 किसको करस्पॉन्ड करता है बच्चों? पी। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ एम शेल। एम शेल के लिए एल की क्या वैल्यू है? 0, 1, 2 है। ठीक है, बोलो कितनी है? 0, 1, 2 है। तो बेटा आगे लिखो 3 की वैल्यू। 0 डेजिग्नेट करता है एस को, 1 डेजिग्नेट करता है पी को और 2 डेजिग्नेट करता है किसको? डी को। एम आई क्लियर एवरीवन?
अच्छा एन शेल की अगर मैं बात करूं तो 4 वैल्यूज है ना बेटा, देखो यहाँ पर एल की 0 1 2 3 4, राइट। तो कौन कौन से सब शेल हो जाएंगे राजे, 4s 4p 4d, और देखो 3 है तो कौन सा है, f सब शेल, तो कौन सा हो जाएगा 4f सब शेल। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, हमने ये कंक्लूजन निकाला मैम क्या, कि मैम एक शेल में जितना हमारा ऑर्बिट नंबर n या जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है ना, उतने ही सब, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था तो पहले शेल में एक ही शेल है, दूसरे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो कितने सब शेल है मैम, 2 सब शेल है, तीसरे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 3 है तो कितने सब शेल है मैम, 3 सब शेल है। क्लियर है कि नहीं है बच्चों, क्लियर, राइट, ओके। तो इसका मतलब पता चला क्या, कि भाई अगर हम पहले शेल की बात कर रहे हैं तो पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 है, तो मतलब इसके अंदर कितने सब शेल हुए बेटा, इसके अंदर एक ही सब शेल हुआ विच इज 1s। क्लियर है, ठीक है। वही दूसरे की बात करें तो n की वैल्यू क्या है बच्चों, दूसरे के लिए अगर हम बात करें तो n की वैल्यू 2 है, मतलब कितने सब शेल होंगे इस सेकंड ऑर्बिट या सेकंड शेल में बच्चों, जल्दी बताओ, 2 होंगे, ठीक है, कितने, 2 होंगे। क्लियर है, कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। दिस इज फर्स्ट, राइट, एंड दिस इज सेकंड। एम आई क्लियर एवरीवन? तो कितने सब शेल हो जाएंगे, 2 सब शेल हो जाएंगे। क्लियर। तो यहां से हमें पता चल गया क्या, नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन अ गिवन शेल, इन अ गिवन शेल किसके इक्वल हो जाएंगे पुत्र, ये इक्वल हो जाएंगे n के, ठीक है, राइट। जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एक पर्टिकुलर शेल का, उतने ही उस शेल के अंदर क्या हो जाते हैं, सब शेल। फाइन, चलिए ओके जी, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर, जो इसी पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है कि कितने सब शेल प्रेजेंट होंगे n इज इक्वल्स टू 5 शेल। मैं अभी बताया बेटा, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एक शेल का, उतने ही सब शेल होते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा सीधा सीधा इसका 5। ठीक है बच्चों, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैंने आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर आप लोग जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बताया था नहीं बताया था, जस्ट अभी बताया था, राइट, ओके। तो इसीलिए हम उसको क्या बोल देते थे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल देते थे, ठीक है। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 इंटू h बाई 2 पाई। क्लियर है, क्या होता है, रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 इंटू h बाई 2 पाई। याद रखना बेटा, l जो है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और जो ये h बाई 2 पाई है ना, इसको कुछ कुछ जगहों पर h कट भी लिख देते हैं। क्लियर है, तो परेशान मत होना, वो ऐसे भी लिख के दे सकता है बेटा, रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 इंटू एच कट। क्लियर है, ऐसे भी लिख सकता है, परेशान मत होना, ठीक है। चलो देखते हैं कि भाई कैसे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4s के लिए। अब देखो 4s की अगर मैं बात करूं बेटा, आगे वाली वैल्यू होती है n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर यहां पर s है, s सब शेल है, तो l की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए 0 होती है ना बेटा, अभी बताया था ना। अगर हम l 0 1 2 3 लें तो 0 किसको डेजिग्नेट करता है, s को, 1 किसको डेजिग्नेट करता है, p को, 2 किसको डेजिग्नेट करता है, d को, 3 किसको डेजिग्नेट करता है बच्चों, f को, राइट, ठीक है। तो s की अगर हम बात करें तो l की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 एच कट। क्लियर है, तो क्या लिखोगे, रूट ऑफ 0 इंटू 0 प्लस 1 एच कट, तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। क्लियर है। 3p की अगर हम बात करें, 3p बेटा यहां पर तो l की वैल्यू 0 थी, 3p में क्या होगी बेटा, p के लिए l की वैल्यू 1 होगी, तो रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 एच कट, तो क्या लिखोगे बेटा, रूट 2 एच कट लिख दोगे। एम आई क्लियर एवरीवन? ये बात सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है कि बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4f सब शेल है। देखिए 4f सब शेल में बेटा जो ये आगे वाली वैल्यू है ये n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और f के लिए अभी अभी बताया l की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो बेटा n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वांटम नंबर बच्चा, विच इज दी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है बच्चा लिंडे भैया ने दिया था
हुआ क्या था कि लिंडे भैया एक दिन बाजार गए थे टिंडे लेने, तो वहां उनको जो है याद आया कि भैया सबशेल के अंदर ऑर्बिटल भी होती है, तो उसको पहचानने के लिए भी कोई क्वांटम नंबर देना पड़ेगा। जस्ट किडिंग एवरीवन, फाइन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय लिंडे, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा कि एक सबशेल के अंदर जो है कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। फाइन, क्या बताते हैं बच्चों, ये बताता है क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स which are present in given subshell, which are present in given subshell. Am I clear? Which are present in given subshell. ठीक है भाई, ये बात सबको क्लियर है। क्या बताता है, ये बताता है अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो एक गिवन सबशेल के अंदर जो है प्रेजेंट होंगी, राइट। अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू पता है तभी ही आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू बता सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, बेटा जी एम इज इक्वल्स टू L 0 to plus L, right? For a given value of L, M can have all the values from minus L to 0 to plus L. For example, if I have S subshell, okay, if I have S subshell, right? For S subshell, the value of L is basically equals to 0, right? So M is basically equals to minus L to 0 to plus L, right? So from minus 0 to 0 to plus 0 इसकी सारी वैल्यूज होंगी। क्या माइनस 0 प्लस 0 कुछ होता है क्या भैया? कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पर जो है m की एक ही वैल्यू है। क्या क्लियर है भाई? तो इसका मतलब जो S सबशेल है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। समझने का ये कि अगर ये पूरा फ्लोर तुम्हारा S सबशेल है तो उसमें एक ही कमरा है भाई। क्लियर है? ठीक है, मतलब एक ही डब्बा है जिसे आप क्या बोल सकते हैं, S ऑर्बिटल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? S ऑर्बिटल बोल सकते हैं। Am I clear everyone? ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, P सबशेल बच्चा। क्या? P सबशेल। P सबशेल के लिए जो L की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? 1 है। क्या है L की वैल्यू बच्चों? 1 है। ठीक है जी। तो M की क्या वैल्यू हो जाएंगी? माइनस L, यानी -1 से 0 तक, से कहां तक? +1 तक। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलिए हाँ के ना, राइट। तो इसका मतलब M की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। मतलब हमारे P सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं बच्चों? 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। क्लियर है? मतलब एक फ्लोर पे कितने कमरे होंगे बेटा? 3 कमरे होंगे। अब ये मैं तुमको बताती हूं आगे, अभी के लिए तुम्हें याद रखना है कि P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होती हैं। अभी के लिए बस याद रख लो, एक होती है स्मॉल p के सबस्क्रिप्ट में x, एक होती है स्मॉल p के सबस्क्रिप्ट में y, और एक होती है बेटा pz। ठीक है बच्चों, राइट। याद रखना जो ये तुम्हारी pz है ना, pz, इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होता है उसकी वैल्यू होती है 0। px के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होता है अगर -1 है, ठीक है, तो py के लिए क्या हो जाता है? +1। ये ना इंटरचेंजेबल होता है। क्या होता है बच्चों? ये इंटरचेंजेबल होता है। क्या होता है? इंटरचेंजेबल होता है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर यहां पर तुम्हारे m की वैल्यू +1 हो गई px के लिए, तो ऑटोमेटिकली यहां पर m की वैल्यू py के लिए क्या हो जाएगी? -। क्लियर है? तो कोई तुमसे पूछे कि भैया px या py के लिए क्या वैल्यूज हो सकती हैं, बेटा तुम बोलोगे कि भैया +-1 हो सकती है। अगर px के लिए +1 है, py के लिए -1 होगा। px के लिए -1 है, py के लिए +1 होगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें किसके लिए बेटा? pz, तो pz के लिए जो m है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर बेटा जी? अपने थर्ड सबशेल पर, विच इज बेसिकली D सबशेल। Okay, which is basically D सबशेल। ओके, सो D सबशेल के लिए जो M की वैल्यू है बच्चों कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब, सॉरी 2 है, 2 है, इसको करेक्ट करते हैं। F के लिए 3 होती है, 2 होती है। ठीक है, तो L की क्या वैल्यूज हो जाएंगी बेटा? -2 से 0 से +2। अब देखो -1 से 0 के बीच में क्या आता है बेटा? -1 से 0 के बीच में आता है -1।
क्लियर है। और 0 से +2 के बीच में क्या आता है बच्चों, +1। इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें बेटा, यहां पर अगर हम बात करें, हमने जो है यहां पर पहले इसको करेक्ट कर लो, L की वैल्यू 2 होती है ना, और M की 5 वैल्यू आती है। ठीक है, मैम जो है बहुत लेट रिकॉर्डिंग कर रही है तो थोड़ा सा गड़बड़ा दी। ठीक है जी, तो यहां पर L की वैल्यू 2 होती है, M की नहीं, L की वैल्यू 2 होती है एसिमेट्रिकल क्वांटम नंबर। तो यहां से M की 5 वैल्यूज आ जाती हैं। कौन कौन सी, -2, -1, 0, +1 और +2। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, अरे हो गया आबरा गड़ाबरा, क्या बोले, चलो आ जाओ। तो देखो भाई, यहां पर M की 5 वैल्यू का मतलब क्या है कि D सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं बच्चों, 5 ऑर्बिटल होती हैं। कितनी, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है dz², एक होती है बेटा आपकी dxy, एक होती है dx² -y², एक होती है dxz और एक होती है dyz। एम आई क्लियर? अगर हम बात करें बेटा dz², इसके लिए तो m फिक्स है, हमेशा कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है? ठीक है, अगर हम बात करें dxz, तो यहां पर देखो, अगर इसके लिए जो m है वो +1 है ना, तो ऑटोमेटिकली dyz के लिए क्या हो जाएगा, -1। या फिर अगर इसके लिए m जो है वो -1 है, तो ऑटोमेटिकली इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा। वो अंडरस्टूड है, उस पर कुछ नहीं करना तुम, फाइन। वहीं अगर हम dxy की बात करें, इसके लिए अगर m जो है वो +2 है बेटा, है ना, तो ऑटोमेटिकली इसके लिए m क्या हो जाएगा, -2। और वहीं इसके लिए जो m है अगर -2 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, m +2 हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, राइट। चलिए, ये बात हम सबको समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा जी, बात कर लेंगे F सब शेल की। तो देखो, अगर अपन बात करें स्पेसिफिकली F सब शेल की, ठीक है, इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट F सब शेल, सो फॉर F सब शेल द वैल्यू ऑफ L इज 3। ओके, द वैल्यू ऑफ L इज 3। तो अगर आप M की वैल्यूज निकालेंगे, है ना, तो M की वैल्यूज हो जाएंगी कहां से कहां तक बेटा, -3 से 0 से कहां तक, +3 तक। अब -3 और 0 के बीच में -1, -2 भी आते हैं, और 0 से +3 में +1 और +2 भी आते हैं। तो इसका मतलब m की कितनी वैल्यूज आ गई, 5 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब f सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी बेटा, f सब शेल के अंदर जो है 7 ऑर्बिटल्स होंगी, राइट। अब आपको जो है इन ऑर्बिटल्स के नाम याद नहीं करने, ये खुशखबरी है आपके लिए। Why? Because here the f orbitals are said to have complicated names and complicated shape, which are not important from need point of view. हम मास्टर्स तक भी नहीं पढ़ते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है जी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप जो है ना, अगर आपको L की वैल्यू पता है तो आप वैसे भी आप जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती है ना एक गिवन सब शेल में, उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, 12+1। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आपको ऑर्बिटल्स पता चल गई एक सब शेल में इतनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसके डबल होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 × 12+1। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है S सब शेल है ना, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज करके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर S के लिए L की वैल्यू 0 है तो 12+1 करोगे, तो 2 × 0+1 करा, कितनी आ गई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 1 आ गई। यहां पर करा P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1+1 करा, कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो 2 × 2+1 करा, कितनी आ गई बेटा, 4+1, जल्दी बताओ, 5 आ गई। यहां पर कितनी है, L की वैल्यू 3 है F के लिए, तो 2 × 3 करा +1 करा, कितनी आ गई बच्चों, 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो आप इस फॉर्मूला से भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं, किसके अंदर, एक गिवन सब शेल के अंदर। एम आई क्लियर एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें बताता है रिगार्डिंग द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लियर है? राइट। तो क्या लिखोगे बच्चे, हम लिखेंगे इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन, राइट। अगर कोई क्लॉकवाइज स्पिन में रोटेट कर रहा है तो आप उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो S होता है ना, उसकी वैल्यू होती है +1/2।
किसके लिए बच्चों? फॉर एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही अगर हम बात करें बेटा, अगर कोई जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो +1/2 है, वही कोई अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए आप +½ ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो S क्या हो जाता है? -½ राइट। होता क्या है ना बेटा कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट होती है। क्लॉकवाइज स्पिन वाले को आप ऐसे डिनोट करते हो इलेक्ट्रॉन को, और एंटी क्लॉकवाइज वाले को ऐसे, ठीक है। क्लॉकवाइज वाले के लिए जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर S है वो +1/2 है, और एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए -1/2 है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, राइट। चलिए आगे बढ़े, ठीक है जी। चलिए अब एक छोटा सा ना अपन सम अप ले लेते हैं, जिससे आपको क्वांटम नंबर्स की इन डेप्थ नॉलेज हो जाए, ठीक है भाई। देखो, अगर अपन बात करें यहां पर सबसे पहले हमारे के शेल के लिए, राइट, अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? अपन ने पढ़ा कि भैया फॉर के शेल द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, ओके। देन वी हैव L शेल फॉर विच द वैल्यू ऑफ n इज 2. Then we have M shell for which the value of n is basically equals to 3. Am I clear everyone? Now if I talk about बच्चा K shell, तो K shell में अगर हम बात करें n की वैल्यू 1 है तो L की एक ही वैल्यू निकल के आई थी बेटा, कितनी? 0, राइट। अगर हम बात करें L के लिए तो क्या आई थी? 0 और 1, और M के लिए बात करें तो 0, 1 और 2। बेटा अब हर एक L की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? एक पर्टिकुलर सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो अब देखो यहां पर अगर हम बात करें किसकी बच्चों, आपके L इज इक्वल्स टू 0 और n की वैल्यू 1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 1s को, ठीक है, राइट। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट। अच्छा यहां पर ध्यान से देखो, तुम्हारा जो है L की वैल्यू जो है यहां पर बेटा n की वैल्यू 2 है, तो L की 2 वैल्यूज आ रही है, तो ये किस किस को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 2s को और 2p को। एम आई क्लियर? नीचे जो n की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 0, 1 और 2 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा? 3s को, 3p को और 3d को। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। चलो तो अब यहां पर ध्यान से सुनो बच्चा, यहां पर अगर हम बात करें फॉर द वेरी फर्स्ट सबशेल विच इज 1s, राइट, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। क्यों एक ऑर्बिटल है बेटा? क्योंकि जब L की वैल्यू 0 है तो M की एक ही वैल्यू आ रही थी विच वाज इक्वल्स टू 0, तो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर 1s ऑर्बिटल। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट। अच्छा अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जब तुम्हारी L की वैल्यू 0 होती है, M की एक ही वैल्यू आती है विच इज 0, तो मतलब 2s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है विच इज 2s ऑर्बिटल, जिसके लिए M की वैल्यू क्या है? 0 है, राइट। लेकिन जब L की वैल्यू 1 होती है तो M की 3 वैल्यू आती है ना, इसलिए तो बोला था कि भाई 2p सबशेल में या p सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी? 3 ऑर्बिटल होंगी बच्चों। हाँ के ना? हाँ मैम। कौन कौन सी? मैम px, py एंड, क्लियर है? तो ये अगर आपकी 2pz है, ये क्या हो जाएगी? 2px, ये क्या हो जाएगी? 2py, ठीक है जी। इसके लिए जो है M की वैल्यू 0 थी, इनके लिए इंटरचेंजेबल थी, जो आप खुद से इंटरचेंज करके लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बेटा, यहां पर L की वैल्यू 0 है, तो अगर L की वैल्यू 0 है तो M की भी कितनी आएगी? 0 ही आएगी, राइट। तो इसका मतलब यहां पर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी विच इज 3s ऑर्बिटल। क्लियर है भाई? यहां पर देखो L की वैल्यू 1 है तो कितनी ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगी बेटा? 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगी। फाइन। कौन कौन सी? 1, 2, 3। ये हो जाएगी आपकी 3px, ये हो जाएगी 3pz, ये हो जाएगी 3py, ठीक है जी। अच्छा अब यहां देखो L की वैल्यू 2 है तो M की 5 वैल्यू हो जाएंगी, कहां से कहां तक बेटा? -2, -1, 0, +1, +2, मतलब 3D सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है बच्चों? 5 ऑर्बिटल हैं। कितनी ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है जी। तो यहां पर कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा? एक हो जाएगी आपकी 3dz², एक हो जाएगी dxy, 3dxy, एक हो जाएगी 3dx² - y², एक हो जाएगी बेटा 3d
XZ और एक हो जाएगी 3DYZ। ठीक है बच्चों, बोलो टेंशन मत लो, एक लेवल अप लेक्चर ले लेंगे एक छोटा मोटा, है ना, जिसमें हम आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पीरियोडिसिटी से पहले बता देंगे, राइट, टेंशन ना लो। चलो ये बात अब सबको क्लियर हो गई होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सम अप ले लिया है हमने। क्वेश्चन है, what is the maximum number of orbitals that can be identified with quantum number n equals to 3, l equals to 1 and ml basically magnetic quantum number ही होता है, ml equals to 0। याद रखना, अगर तुम्हारे पास एक सेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो हमेशा एक ही ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? बहुत सिंपल है। देखो, अगर हम बात करें बेटा, यहां पर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो ये कौन से सबशेल को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ये 3p सबशेल को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब 3p सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी बेटा? 3 ऑर्बिटल्स होंगी। एम आई करेक्ट? कौन कौन सी बेटा? 3px और 3py और 3pz। ठीक है जी, एक 3px होगी, एक 3py होगी, एक 3pz होगी। ठीक है जी, अब बताइए इनमें से कौन सी ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू जो है वो 0 है बेटा? 3pz के लिए ही तो 0 है ना। तो कैसी, कितनी ऐसी ऑर्बिटल है जो इन सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? एक ही कर रही है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। Am I clear everyone? Right? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम? इनमें से कौन सा अरेंजमेंट जो है परमिसिबल नहीं है? देखिए बेटा, जब भी आपको बहुत सारे सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा अलाउड नहीं है या कौन सा अलाउड है, तो उसमें आपको दो चीजें याद रखनी होती हैं। ठीक है, ये ट्रिक समझ लो, जो समझना है समझ लो। क्या बेटा? कि ऑलवेज, है ना, ये हमेशा के लिए है कि भाई जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होती है। ठीक है भाई, ऑलवेज क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन एजीमिथल क्वांटम नंबर। ये जगत का रूल है। ठीक है, क्योंकि l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है ना, मतलब n से तो कम ही होती है हमेशा, राइट। दूसरा क्या है बेटा? जो l है वो या तो बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ m के। m बोले तो क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम आई क्लियर? ये दो चीजों का अगर तुम ध्यान रखोगे, तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब पहला है कि भाई n जो है वो 5 है, l जो है वो हमारा 3 है। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि n जो है वो क्या है? l से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, यहां पर देखो भाई, l जो है क्या बड़ा है, राइट, किससे? या फिर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ m से बेटा। m 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ m भी 0 ही होगा। मैग्नीट्यूड होता है मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। ठीक है, राइट। चलो, तो मतलब ये तो पॉसिबल है, हमसे पूछा है जो परमिसिबल नहीं है। दूसरा देखो, दूसरे में अगेन n की वैल्यू क्या है? l से ज्यादा है, राइट। अगर हम बात करें बेटा l और m, तो क्या दिख रहा है भाई? m जो है वो l से बड़ा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इज इट पॉसिबल? सोच के देखो, इज इट पॉसिबल? नो मैम, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो सेट है ये परमिसिबल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज बोहर-ब्यूरी रूल। लेकिन इसको कराने से पहले ना बच्चा, थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन दे देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप क्वांटम नंबर्स क्यों पढ़ते हैं? क्वांटम नंबर्स आप इसलिए पढ़ते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी सीख पाए, आपको पता चल पाए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कौन से शेल के, कौन से सब शेल के, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, आप इसकी नॉलेज ले पाए। क्लियर है? तो अल्टीमेट पर्पस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? आपको पता है हर एक एलिमेंट के एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेरियस शेल में, वेरियस सबशेल में या ऑर्बिटल में, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोल दिया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया जाता है। क्लियर है? राइट। तो हम क्या बोलेंगे मैम? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चों आप बोलेंगे इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है राजी? डिस्ट्रीब्यूशन है। It is distribution of electrons into
into various shells, comma, subshells, comma, orbitals, comma, orbitals. Am I clear everyone? ये बात याद रह जाएगी, ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा जी हमारे कुछ रूल्स पर. देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए ना बच्चों कुछ रूल हैं, जिसमें जो सबसे पहला रूल है वो है, समझ लो कुछ सर्टेन रूल्स है जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, राइट. अब हम वही रूल्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला रूल जो हमारी हेल्प करता है इन ऑर्डर टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, वो है बोहर-ब्यूरीज रूल. ठीक है, बोहर-ब्यूरी रूल्स पे देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो रखा है क्योंकि वो सिंबल बोर्ड में अडैप्ट नहीं हो पाया. बोहर-ब्यूरी रूल को बोला जाता है N+L रूल. क्या बोला जाता है बेटा, साइड में लिख देती हूँ, N+L रूल, राइट. बोहर और ब्यूरी ने ये रूल दिया था बेटा, राइट. फाइन. क्या बोला था उन्होंने बेटा, उन्होंने बोला था कि जिस सब शेल के लिए N+L, N बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट. तो जिस सब शेल के लिए N+L की वैल्यू लोअर है उसकी एनर्जी लोअर होगी, जिसके लिए हायर है उसकी एनर्जी हायर होगी. क्लियर. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 4s और 3d. अगर मैं 4s के लिए बात करूं बेटा तो n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है. s के लिए l की वैल्यू कितनी है बेटा 0, ठीक है जी. तो अब अगर आप N+L करते हैं, माने 4 + 0 करते हैं, कितना आएगा बच्चे 4 आ जाएगा, राइट. वही अगर हम 3d लेके चलते हैं तो 3d के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी है 3 है, d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2 है. तो अगर आपने N+L करा, माने 3 + 2 करा, कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, राइट. तो यहां पर N+L की वैल्यू 4 है, यहां पर 5 है. बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी 3d की, है ना, क्योंकि इसका N+L ज्यादा है. और किसकी एनर्जी लोअर होगी बेटा 4s की, क्योंकि इसका N+L कम है, राइट. तो अगर अपन ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछे, क्या पूछे बच्चों, ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछें. Am I clear? क्या पूछे बालको, ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछे तो क्या होगा राजे, 3d की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किससे 4s से. Am I clear everyone? ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट है अगर व्हाट इफ, है ना, व्हाट इफ अगर कोई दो ऐसे सबशेल्स आपको मिल जाए जिनके लिए N+L की वैल्यू सेम हो, है ना. कैन वी हैव 2 सबशेल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ N+L इज सेम, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखिए हमारे पास 2p है और 3s है, एक बार इनके लिए जरा n और l देखते हैं. n तो बेटा 2 होगा, है ना, और p के लिए जो l है वो 1 होता है. तो करिए जरा N+L कितने के इक्वल आ जाएगा, 2 + 1 बोले तो कितना 3. Am I clear everyone? वही 3s की बात करें तो बेटा 3s में n की वैल्यू कितनी है 3 है, s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0 है. तो अगर आप यहाँ पर N+L करें तो क्या होगा 3 + 0 यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है. तो 2p और 3s इन दोनों के लिए जो N+L की वैल्यू है क्या है बच्चों सेम है, क्या है सेम है. तो अगर 2 सबशेल्स के लिए N+L की वैल्यू सेम हो जाएगी तो याद रखना वो सबशेल जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा हो. क्लियर है भैया, ठीक है. तो अब देखो 3s और 2p में से किसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है 3s के लिए ना, तो 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा हो जाएगी, राइट. तो क्या हो जाएगा राजे, अगर मैं लिखूं हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी राजे, ठीक है, अगर हम क्या लिखे हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो हम बोलेंगे क्या भाई कि यहाँ पर जो है 3s की एनर्जी जो है वो 2p से क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी. एम आई क्लियर एवरीवन? यस, एम आई क्लियर? ठीक है. चलो अब बेटा यहाँ पर हम कुछ के ऑर्डर्स निकालते हैं. फाइन, मैंने कुछ सबशेल्स लिखे हैं. यहाँ पर तुम्हें क्या करना है बेटा, इन सारे सबशेल्स का पहले तो N+L निकालना है, फिर बताना है कि भाई ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा इन सारे सबशेल्स के लिए. क्लियर है. चलो पहला है 1s. 1s के लिए n की वैल्यू कितनी है 1 है, s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0 है, 2s के लिए n की वैल्यू 2 है, s के लिए l की वैल्यू 0 है, 2p के लिए n की वैल्यू 2 है, p के लिए l की वैल्यू कितनी है बेटा जी 1 है, राइट. वही अगर हम बात करें 3s के लिए n की वैल्यू 3 है और s के लिए l की वैल्यू कितनी है बेटा जी 0 होती है, राइट. वही अगर हम बात करें 3p के लिए n की वैल्यू 3 है और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है पुत्र 1 होती है. 4s में n की वैल्यू कितनी है 4 है और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बच्चा 0 होती है. 3d आ गया, 3d में n की वैल्यू 3 है और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है
2 होती है। 4p है, 4p में n की वैल्यू 4 है और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एम आई क्लियर बेटा? अब अगर अपन n प्लस l करें तो यह 1 प्लस 0 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। दूसरे में 2 प्लस 0 करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तीसरे में 2 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तीसरे में 3 प्लस 0 करोगे कितना आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। फिर नीचे 3 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। इसके बाद नीचे 4 प्लस 0 करोगे कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। नीचे करोगे 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चे, अगेन 5 आ जाएगा। और यहां पर अगर 4 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा राजे, 5 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर देखना है तो देखो भाई, ओवरऑल ऑर्डर हम शुरू करते हैं पहले लोएस्ट वाले से। तो लोएस्ट 1s है, ठीक है। अब 1s के लिए n प्लस एल कितना है, 1 है, राइट। तो इसका मतलब जो 1s है ना, 1s उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोएस्ट। इसके बाद देखो अपना है 2s है ना, उसके लिए n प्लस एल 2 है। अब 2p और 3s की n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो n की वैल्यू 3s के लिए ज्यादा है ना, मतलब 3s की एनर्जी क्या होगी, 2p से ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद है 3p और 4s, दोनों के लिए n प्लस एल बराबर है लेकिन 4s के लिए n क्या है, ज्यादा है, राइट। तो 3s के बाद आ जाएगा 3p और 3p के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 4s निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं 3d और 4p को देखूं, इन दोनों के लिए भी n प्लस एल सेम है लेकिन 4p के लिए n ज्यादा है, राइट। तो यहां पर पहले आएगा 4p, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका 3d, ठीक है। हमने शायद यहां पर, हाँ, पहले आ जाएगा 3d 4s के बाद है ना, 4s के बाद आ जाएगा 3d और फिर क्या आ जाएगा बच्चे, 4p। एम आई क्लियर एवरीवन? क्या आ जाएगा अपना, 4p निकल के आ जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। फाइन। तो पहले आया 1s, फिर आया 2s, फिर आया अपना क्या बेटा जी, फिर आया अपना 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d और लास्ट में क्या आ गया, 4p आ गया, राइट। तो ये ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल, राइट। अब बोहर ने तो क्या करा, एक रूल दिया सबशेल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को बताने के लिए, लेकिन अफबाउ ने क्या करा, अफबाउ ने इसके काम को जो है चेप दिया, बिल्कुल क्या कर दिया इसने बेटा जी, इसके अफबाउ ने जो है इसके काम को कंप्लीटली क्या करा, चेप दिया, ठीक है। उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेरियस सबशेल्स के अंदर जो है कैसे फिल होंगे बेटा, वो फिल होंगे इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कैसे फिल होंगे बेटा, इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, राइट। मतलब पहले हमारा इलेक्ट्रॉन भरेगा लोअर एनर्जी के सबशेल में, फिर भरेगा हायर में, फिर भरेगा उससे हायर में। क्लियर है कि नहीं है? और ये चीज उसने बोली किन के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए उसने एक एनर्जी का ऑर्डर दिया और बोला कि इसी ऑर्डर में जो है आप सारे सबशेल्स को क्या करेंगे, भरेंगे, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्टली ऑर्डर यहां पर लिखने जाएं बच्चों, ठीक है जी, क्या करें, अगर अपन डायरेक्टली ऑर्डर यहां पर लिखना चाहें, है ना, तो क्या अपन लिख सकते हैं बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना, है ना। क्या होगा मैम, पहले भरेगा 1s, फिर 1 के बाद 2s, फिर मैम 2p, फिर मैम 3s, फिर मैम 3p, ठीक है मैम। फिर हमारा भरेगा मैम 3p के बाद कौन सा मैम, अगर आप देखें ध्यान से तो पहले 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर अपना 2p भरा, फिर 3p भरा, फिर 4s भरा, है ना, फिर कौन भर गया, 3d भर गया। इसी तरीके से जो है क्या होंगे बेटा, हमारी फिलिंग हो जाएगी किसकी, सारे सबशेल्स की। क्लियर है? तो इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आप सारे सबशेल्स की फिलिंग करेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट, ओके। अच्छा, अब देखो यहां पर अगर तुम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हो तब तो ये ऑर्डर आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब हम किन की बात कर रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर तब आ रहा है, ठीक है, राइट। लेकिन वही जो है बेटा, अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लेके रखे, क्या लेके रखे बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आप बोहर-ब्यूरी रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ एन बताते हैं, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से हमारा मतलब कौन है, हाइड्रोजन एटम। तो अगर तुमसे कोई बोलता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर सबशेल्स तो सारे होते हैं, उनका जरा एक बार ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखो, तो तुम बोलोगे बेटा पहले आएगा 1s, फिर 1s से ज्यादा एनर्जी होगी 2s और 2p की। क्यों? क्योंकि 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, लेकिन 2s और 2p के लिए n की वैल्यू 2 है। लेकिन क्योंकि 2s और 2p के लिए n की वैल्यू 2 है तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली 3s 3p और 3d की इन दोनों से एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन आपस में एनर्जी क्या होगी,
सेम होगी। ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सच एज हाइड्रोजन। ओके, राइट। नाउ let's move ahead everyone to the next rule which is Pauli's exclusion principle. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है बेटा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उन दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। क्लियर है? या फिर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में, उनके लिए चारों के चारों 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। राइट, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि सपोज ये तुम्हारा 3s ऑर्बिटल है। पहली बात तो पॉली बोलता है कि इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्योंकि ये एक ऑर्बिटल है और उन दोनों की स्पिन क्या होगी, उन दोनों की स्पिन होगी अपोजिट। ठीक है, और कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लो, यहां तो तुमने 2 सेम ऑर्बिटल के ही इलेक्ट्रॉन उठाए हैं, तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3s की बात करूं तो यहां पर अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन कंसिडर करती हूं तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो n की वैल्यू है वो भी 3 है, दूसरे के लिए भी n की वैल्यू क्या है, 3। s है तो l की वैल्यू क्या है, 0। यहां भी l की वैल्यू क्या है, 0। m की वैल्यू की बात करें तो यहां भी 0 है और m की वैल्यू यहां भी क्या है, 0 है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा, इसके लिए -½ तो देखो क्या चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हुए? नहीं मैम, चौथा तो अलग है ना। राइट, तो हमने यही बोला कि कभी भी किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल विच इज हुंड्स रूल। ओके, हुंड्स रूल क्या बोलता है बेटा? ये बोलता है कि पहले अगर आपके पास अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आती हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पी सबशेल की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, पी सबशेल, उसमें हमारी px ऑर्बिटल भी है, py ऑर्बिटल भी है और pz ऑर्बिटल भी है कि नहीं है? राइट, हम मानते हैं कि एक सबशेल में जितनी भी ऑर्बिटल्स आती हैं बच्चों, उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी सेम होती है। माने px, py और pz तीनों की एनर्जी सेम होगी, तो इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, राइट, क्या बोलेंगे इनको हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, क्या बोल दोगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या है बच्चों, जिनकी एनर्जी सेम है। फाइन, सिमिलरली अगर आप डी सबशेल की वेरियस ऑर्बिटल्स उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उठाया आपका dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। राइट, तो इन पांचों की भी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है? तो हुंड्स रूल इज एप्लीकेबल ऑन द केसेस वेयर वी हैव टू फिल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हुंड्स रूल क्या बोलता है बेटा कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each, that is it is singly occupied। मतलब क्या कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, सपोज आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है पी सबशेल में, तो उसके अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। तो सपोज बेटा आपको जो है यहां पर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो आप किसी में भी डाल दोगे, पहले में डाल दो, कोई फर्क नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि इसी में ही डालना है, आप इसमें भी डाल सकते हो, ये भी गलत नहीं है। आप इसमें डालोगे, ये भी गलत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तीनों बराबर एनर्जी की हैं। ये हमने कर रखा है कि पहला भरेगा फिर दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आपने 1 भर दिया। सिमिलरली P2 में कितने भर दिए, 2 भर दिए। ठीक है, पहले सब में 1-1 भरा, P3 में भी पहले क्या भरा, सब में 1-1 भरा। अब सब 1-1 ऑक्यूपाइड हो गए, तब क्या हो गए, सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए। हुंड्स ने बोला कि भैया पहले जो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है इनमें क्या करो, एक ही इलेक्ट्रॉन भरो, फिर 1-1 भर दिया, फिर पेयरिंग चालू करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहां पर P4 कर रही हूं तो पहले तो सब में क्या करूंगी, 1-1 ही डालूंगी। अब क्या कर दूंगी बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है तो पेयरिंग कर दूंगी। ठीक है जी, उसी तरीके से अगर मेरे पास है P5 तो पहले सब में 1-1 भर गया, सब सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए। अब क्या चालू कर दूंगी, पेयरिंग चालू कर दूंगी। वैसे ही अगर मेरे पास है सपोज D7, ओके, क्या है मेरे पास, सपोज D7 है। क्लियर है? देखो D7 मतलब D ऑर्बिटल्स जो है या डी सबशेल्स हैं उसमें मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 5 होती है तो पहले सब में 1-1 डालो। अब सब सिंगली ऑक्यूपाइड हो गई हैं, अब तुम पेयरिंग चालू करोगे। राइट, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, क्योंकि पेयरिंग के दौरान ना तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में लाते हो और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
है ना। तो जब तक ये कार्य रोका जा सकता है, हुंड्स बोलता है रोको। और कैसे रोका जाएगा, जब सब में एक एक डाल दो पहले, फिर तुम जो है ये पेयरिंग का काम शुरू। एम आई क्लियर एवरीवन? हुंड्स रूल क्लियर है सबको, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि हम डिफरेंट रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले हम दो तरीके की यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की स्टडी करने वाले हैं। पहला जो अपन करेंगे वो है एसपीडी नोटेशन, दूसरी है ऑर्बिटल नोटेशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, एसपीडी नोटेशन की, तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, आपका जो देखिए एसपीडी है ये सब वेरियस सबशेल्स है। ये क्या है, आपके वेरियस सबशेल्स है, राइट। एसपीडी ये क्या है, वेरियस सबशेल्स है, राइट। और उनके जो सुपरस्क्रिप्ट में आपने एबीसी लिखा है बेटा, ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आप फिल कर रहे हैं। क्या है पुत्र जी, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आप फिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उठाया हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है पुत्र, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। बेटा देखो, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रल स्पीसीज में उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले याद करो अफबाऊ बाबा को। अफबाऊ बाबा बोलता था कि भैया पहले जो है हम लोअर एनर्जी के सबशेल्स को भरते हैं, वो एक बार पूरे भर गए, फिर उसके हायर एनर्जी वालों को भरते हैं। तो याद करो जब मैंने तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी दिया था वेरियस सबशेल का, सबसे लोअर एनर्जी किसकी थी बेटा, 1s की थी, फिर उससे हायर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। तो सबसे पहले कौन भरेगा, 1s, फिर 1s पूरा भर गया तो 2s, 2s पूरा भर गया तो 2p, 2p पूरा भर गया तो 3s, इसी ऑर्डर में भरेंगे। क्लियर है बच्चों, राइट। चलो तो भरते हैं, आ जाओ। अब यहां पर हमें पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन, और पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाता है बेटा, 1s में जाता है। तो पहले तुमने क्या लिखा, यहां 1s लिख दिया, और उसके ऊपर क्या डाल दिया तुमने, सुपरस्क्रिप्ट में इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा 1। क्लियर है, राइट। अच्छा, फिर आ गया तुम्हारा हीलियम। हीलियम के लिए Z कितना है बच्चों, 2 है, राइट। अब 1s है, अब उसमें S सबशेल में तुमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही सकते हैं ना, इतना तो पता है ना बेटा कि S अगर बात करूं, P अगर बात करूं तुम्हारा D, तो S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। P के अंदर बात करूं तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बच्चों, 6 आ सकते हैं। ठीक है, वही अगर D की बात करूं बेटा, किसकी, D की, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 5। 1 2 3 4 5, 5 नहीं बच्चा, 10 आ सकते हैं ना, फुली भरोगे ना तो 10 आ सकते हैं, तो सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, सो D 10 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैम। ठीक है, राइट। तो अब S में 2 आ सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आ गया लिथियम। लिथियम के लिए Z कितना है बेटा, 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं। पहले 2s में भर दिया, अगला किस में भरा बेटा, 1s में भरने के बाद 2s में भर दिया। ठीक है, फिर आ गया बेरिलियम। बेरिलियम के लिए Z क्या है बेटा जी, बेरिलियम के लिए Z है अपना 4। ठीक है, राइट। तो 1s2 और क्या लिख दिया, 2s2। अब लिखते हैं सपोज हम ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए Z कितना है बेटा, 8 है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो पहले 2 1s में भर दिए, फिर दूसरे 2 2s में भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 2s पूरा भर चुका है, नेक्स्ट किस में जाएगा, 2p में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 4, तो क्या कर दिया, 2p4। अभी ऑर्बिटल नोटेशन बताती हूँ, पहले जो है ना तुमको इनकी प्रैक्टिस करवा दूं बेटा। क्लियर है, चलो आ जाओ बेटा। यहां पर जो है नेक्स्ट अपन उठा रहे हैं कौन, अपना सोडियम। तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो पहले क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2 हमारे 2s में, फिर 6 अपने 2p में, 10 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। अब 2p पे 6 आ सकते हैं, 2p पूरा भर चुका है। नेक्स्ट कौन भरेगा, 3s। तो 3s में कितना आ जाएगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट मैग्नीशियम करोगे तो क्या होगा राजे, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, है ना, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे। एल्यूमिनियम करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, अब देखो 12 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हो, 3s पूरा भर चुका है, तो नेक्स्ट कौन भरेगा, 3p। तो क्या आ जाएगा पुत्र, यहां पर 3p1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, सिलिकॉन की, तो क्या होगा, 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p2। नेक्स्ट अपना फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस की अगर अपन बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या आ जाएगा बेटा 3p3 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से आप भर सकते हैं। अब मैं लास्ट आ रही हूँ आर्गन के ऊपर, ठीक है, ये आप होमवर्क में खुद कर लेंगे। सल्फर क्लोरीन आर्गन पे आते हैं। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 बेटा ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है। आर्गन एक नोबल गैस है। आप चाहे तो बाकियों की कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की हेल्प से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19। तो अगर मैंने यहाँ आर्गन लिख दिया ना, मतलब क्या कि 18 इलेक्ट्रॉन्स में भर चुकी हूँ बेटा। क्या कर चुकी हूँ? 18 इलेक्ट्रॉन से भर चुकी हूँ। अब एक और इलेक्ट्रॉन भरना है तो वो 3p के बाद किस में जाएगा 4s। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4s1। क्लियर है? सिमिलरली कैल्शियम को क्या लिख सकते हैं बेटा आर्गन 18 4s2। ये होती है क्या अपनी कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। चलिए अब आ जाते हैं ऑर्बिटल नोटेशन पर। देखो ऑर्बिटल नोटेशन में इतना याद रखना हमेशा, पहली बात तो कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, ठीक है। डी में पहले तो 5 आएंगे सिंगल सिंगल, फिर 5 पेयरिंग करोगे तो कितने भरे जा सकते हैं टोटल बच्चों? टोटल भरे जा सकते हैं 10। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का Z कितना है बेटा अपना 7 है, ठीक है। तो पहले ये 1s है सपोज, ये 2s है, ये क्या है ये है 2p, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे राजे 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में डालेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में डालेंगे, है ना। पहले तो आप अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, फिर पॉली भी कर रहे हैं। पॉली कैसे कर रहे हैं कि एक ऑर्बिटल्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी स्पिन कैसी है ऑपोजिट है, राइट। अब 2p में करेंगे। अब 2p में आपको हुंड्स भी यूज करना है और पॉली भी। हुंड्स बोलता है कि भाई अब तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं, तो पहले सिंगल ही भरो, मतलब सब में क्या डालो एक एक। अब तुमने एक एक डाला तो बस 3 इलेक्ट्रॉन्स ही भरने थे, वो भर गए, राइट। वही अगर तुम्हारा यहां पर होता क्या सपोज फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन का Z कितना है 9 है, राइट। सपोज ये 1s है, ये 2s है, ये क्या है 2p है। तो पहले पॉली और अफबाउ कि भाई सबसे लोअर एनर्जी का भरेगा, और उसमें भी एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन, यहाँ पे भी भर गए कितने बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, 5 बचे। तो पहले सब में एक एक डालो, फिर क्या चालू कर दो पेयरिंग चालू। क्लियर है बच्चों? उसी तरीके से अगर मैं नियॉन ले रही हूँ, नियॉन का एटॉमिक नंबर Z कितना होता है बेटा 10 होता है, राइट। तो अगेन वही 1s, ये है 2s, ये है क्या है 2p। क्लियर? तो 2 अब देखो कितने भरने हैं 6 भरने हैं, तो पहले सब में सिंगल सिंगल एज पर हुंड्स, फिर क्या हो जाएगी पेयर। क्लियर है? सबको इलेक्ट्रॉन्स भरने आ गए होंगे, फाइन। अब यहां पर हम जो है एक्सेप्शंस डिस्कस करने वाले हैं, किसका? कॉपर का और क्रोमियम का, ठीक है, कॉपर का और क्रोमियम का। अब यहां पर बेटा कॉपर और क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, राइट। एक्सेप्शनल क्यों है मैं अभी बताती हूँ, पहले ये सब नहीं पढ़ना, बस तुमको ये देखना है कि मैम क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रही है। 24 एटॉमिक नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तुमको बेटा यहाँ पर टोटल 24। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी 14 और भरने। नेक्स्ट भरा 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है जी, फाइन। ओके, अब इसके बाद अपन भर रहे हैं क्या बच्चों अपना 4s2, कितने हो गए राजे अपने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब नेक्स्ट क्या हो गया 3d4, अब हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है बेटा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s से एक्साइट होकर 3d में चला जाता है। क्या होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन 4s से एक्साइट होकर 3d में चला जाता है। तो ये तो है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है तुम्हारी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, ये हो जाएगी कि भैया वी हैव 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। एक इलेक्ट्रॉन क्या करा बेटा 4s से एक्साइट होके कहां चला गया 3d में चला गया, ठीक है। 4s से एक्साइट होके कहां चला गया बच्चों 3d में चला गया। अच्छा,
अब हुआ क्यों ऐसा बेटा, उसके पीछे दो रीजन है। एक्चुअल में क्या होता है कि तुम्हारी जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है और ये सपोज डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है जी, राइट। तो होता ये है कि भैया यहां पर अगर अपन बात करें तुम्हारी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है P3, पी में 3 है ना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मानी जाती है। इसके पीछे दो रीजंस होते हैं, एक ये सिमेट्रिकल है, दूसरा एक एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है अभी नेक्स्ट पेज पे समझ आ जाएगा, क्लियर है। सिमिलरली P6 इट इज फुली फिल्ड, P6 क्या है फुली फिल्ड, P3 क्या था हाफ फिल्ड था, P6 क्या है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरीके से अगर हम डी की बात करें बेटा, डी में भी यही हो सकता है। पहले बना लेते हैं इसके ऑर्बिटल्स, राइट। तो अब अगर अपन बात करें किसकी बच्चों, D5 की, तो 1 2 3 4 5। वहीं अगर हम बात करें किसकी D10 की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 बच्चों, क्लियर है। तो बोलो, तो ये जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड है ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से एक्साइट होकर 3d में चला गया ताकि 3d हाफ फिल्ड हो जाए। सिमिलरली कॉपर की अगर मैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या लिखूं बच्चों, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो क्या हो जाएगी राजा, ये हो जाएगी अपनी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, क्लियर है बच्चा। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर आप एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, राइट, तो क्या होगा, ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब एक इलेक्ट्रॉन 4s से एक्साइट होकर 3d में चला गया तो 3d 10 हो गया ना बच्चा, राइट। तो ये क्या है, ये है हमारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों, क्योंकि 3d में अब 10 है, राइट। अब ये जो D5 और D10 है ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है बेटा, दो रीजन दे दिए, एक सिमेट्री की एक्सचेंज एनर्जी, क्लियर है, राइट। तो अब पहले समझते हैं कि भैया ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। फाइन, सपोज अगर मैं यहां पर पहले लेती हूं D4 कॉन्फ़िगरेशन, यहां लेती हूं D5, क्यों, क्योंकि क्रोमियम में एक्चुअल में तो D में 4 होने चाहिए थे, लेकिन D5 ज्यादा स्टेबल है ना। D5 क्या है बच्चों, ज्यादा स्टेबल है। फाइन, चलो, तो यहां पर अपन ने पहले ले ली 3d4, क्लियर है। अब देखो 3d4 का मतलब D में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ना यहां पर 3d4 को जरा 3 बार लिख रही हूं, अभी समझ आ जाएगा तुमको रीजन क्यों लिख रही हूं, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं और जो सेम स्पिन में होते हैं, ठीक है, सपोज जैसे यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है ना, यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है, ये सेम स्पिन में है, ये अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं और इस कार्यक्रम के दौरान ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसको बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी, क्लियर है, ठीक है। क्या बोला मैंने बेटा, जिन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम होती है दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड इन दिस कार्यक्रम दे बेसिकली रिलीज अ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। और जितनी ज्यादा ये एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। फाइन, तो अब अगर मैं D4 की बात करूं तो बेटा सबसे पहले मैंने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। तो अब ये 1 जो है ये 2 के साथ अपनी पोजीशन बदल सकता है, 3 के साथ बदल सकता है, 4 के साथ बदल सकता है। तो कितने एक्सचेंजेस हो गए बेटा, 3 वेज में एक्सचेंज कर सकता है, क्लियर है। अब ये 1 2 3 और 4, देखो अब 1 और 2 का एक्सचेंज तो हो चुका है ना। तो 2 किस किस के साथ एक्सचेंज कर सकता है बेटा, 3 के साथ कर सकता है और 4 के साथ। तो कितने तरीके से एक्सचेंज कर सकता है अपनी पोजीशन, 2 तरीके से बदल सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें 1 2 3 और 4, अब देखो 1 और 2 का एक्सचेंज हो चुका है ना, सॉरी आपका 3 और 1 का एक्सचेंज हो चुका है बेटा, ऑलरेडी डन, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप दिखा चुके हो, है ना। सिमिलरली 2 और 3 का भी एक्सचेंज हो चुका है, तो बचा किसका बेटा, बचा अपने 3 और 4 का एक्सचेंज। मतलब कितने वे में ये एक्सचेंज कर सकता है बेटा, एक वे में एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है कितना हो गया, 3 + 2 + 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6 वेज, बोलो 6 वेज, क्लियर है।
वही अगर हम बात करें बेटा आपकी 3D5 की, राइट। चलिए तो पहले 3D5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। दिस इज ऑल्सो 3D5, दिस इज ऑल्सो 3D5 एंड दिस इज ऑल्सो 3D5। अब अपन क्या करते हैं भैया, इनमें सब में जो है 5-5 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है बच्चों? चलो अब भाई यहां पर अगर हम इसको लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, तो पहला इसके साथ बदल सकता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। कितने वेज में एक्सचेंजेस कर सकता है बेटा? 4 वेज में एक्सचेंजेस कर सकता है। क्लियर है? अच्छा अब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 2 और 1 ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुके हैं, तो 2 और 3 4 और 5 कितना हो गया बच्चा? 3 वेज हो गया, राइट। अच्छा नेक्स्ट आओ बेटा, ये है सपोज 1 2 3। अब 1 और 3 भी कर चुके हैं, 2 और 3 भी कर चुके हैं, तो 3 केवल किसके साथ करेगा बेटा? 4 के साथ और 5 के साथ। तो कितने वेज हो गए बच्चे? 2 वेज हो गए। क्लियर है? कितने वेज हो गए बेटा? 2 वेज हो गए। अब आ जाओ इस पर, राइट। दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 एंड 5। अगर मैं 4 की बात करूं, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ ऑलरेडी कर चुका है, तो एक करेगा किसके साथ? 5 के साथ बेटा, राइट। तो कितने वे में एक्सचेंज कर लेगा? 1 वेज में। अब टोटल ऐड करो बेटा, 4 + 3 + 2 + 1, 10 वेज हो गई टोटल। कितनी हो गई? 10 वेज हो गई। मतलब D5 में जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं वो ज्यादा है D4 से। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा क्या आएगी? स्टेबिलिटी। दैट इज वाई D5 कॉन्फ़िगरेशन इज more stable than D4 configuration. Am I clear everyone? ठीक है जी, right? चलिए, so that's all for this lecture. I hope आपको सब समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel. Till then, thank you and have a good day. Bye bye.